नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली कूच से पहले क्या बोले पंजाब के किसान आंदोलन के पार्ट 2 के लिए कैसे हो रही हैं तैयारियां, साथ ही किसने करवाया बुद्धि शुद्ध महाहवन। सीएम मान के मोहल्ला क्लिनिक की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। पंजाब की तमाम बड़ी और अहम खबरें इस बुलेटिन में होंगी। रूठे हुए किसानों को मनाएं कैसे? जी हां, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गुरुवार को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई बैठक के बाद भी किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है। किसानों का कहना यह है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इस बार दिल्ली के बॉर्डर पर पिछली बार से भी ज्यादा आंदोलन होगा। उधर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंदोलन को लेकर किसानों का अल्टीमेटम। 13 फरवरी से पहले क्या सारी मांगे पूरी होंगी? चुनाव से पहले महाआंदोलन की तैयारी। चंडीगढ़ की मीटिंग में क्या बनी बात? लोकसभा चुनाव की बयार के बीच पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देकर एक तरफ जहां पश्चिमी यूपी में केंद्र सरकार ने किसानों और जाट नेताओं का दिल जीता, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के किसान अब भी केंद्र सरकार की वादाखिलाफी को लेकर खफा दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में गुरुवार को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग भले ही सफल रही हो, पर किसान संगठन अब भी 13 फरवरी को दिल्ली चलो के एजेंडे पर अड़िग है। जो इदू अगे की गल है, जी साडी 13 का प्रोग्राम है वो एज इट इज हजे कायम है। सरकार ने सानू ये विश्वास दवाया है कि असी जल्दी दोबारा तुहाडे नाल मीटिंग करांगे। अगर सरकार 13 तो पहला मीटिंग करके साडे मसलियां दा हल करदी है तो गल ठीक है, नहीं तो 13 का प्रोग्राम एज इट इज साडा जारी है। और उहदे ते असी मतलब आपदी जिहड़े साडे फोरम ने उन्हां फोरमां दे विच जाके असी कल तक मीटिंगां करके परसों तक मीटिंगां करके ये सारी जिहड़ी अज मीटिंग दे विच चर्चा हुई है ये सारी चर्चा उन्हां नाल सांझी करांगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान की मध्यस्थता के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ हुई मीटिंग में किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि जब तक सरकार एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों पर विचार नहीं करेगी, तब तक आंदोलन का रास्ता खुला रहेगा। जिस समय एमएसपी की गल हुंदी है उस समय एक गल बड़ी इंपोर्टेंट सरकार के सामने रखने वाली सी जिहड़ी अज रखी गई है कि जिस वेले देश के अज के मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री सी ते उस वेले इन्हां दे हत्थां दी बनाई हुई एक कमेटी की रिपोर्ट सरकार के टेबल ते पई है और उहदे स्पष्ट कहा गया कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून दिओ। इन्ना ही नहीं, होर बहुत सारियां गल्लां इन्हां दे सामने रखियां कि किसान करजाई किवें हो रहा है, वो भी तत्था से गल इन्हां दे सामने रखी गई है। बहुत सारे हमने फैक्ट उनके सामने रखे हैं। उनका ये मानना है कि हम उन फैक्टों के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से विचार विमर्श सरकार के बीच करेंगे और उसके बाद वो क्या 12 तक बताते हैं ये आने वाला समय बताएगा। अच्छे माहौल में वार्ता हुई है, जैसे डलेवाल साहब ने कहा अगर सरकार हमसे वार्ता जारी रखना चाहती है तो हमारे केएमएम और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के दरवाजे सदा के लिए खुले हैं सरकार के साथ। हम बातचीत के माध्यम से अपने सभी मसलों का हल चाहते हैं। बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार और किसानों का धन्यवाद किया। साथ ही ये भी कहा कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार को किसानों का हक उन्हें देना चाहिए। मैं धन्यवाद करदा किसान संगठनों का भी ते सेंटर सरकार का भी मैं धन्यवाद करदा कि क्योंकि असी नहीं चाहते कि मंगा मनवाउण लई असी फिर दोबारा ट्रैक्टर लैके फिर दोबारा बैरीकेडां जां लड़ाइयां जां वाटर कैनां दा सामना करिए। किते कोई ट्रैक्टर पलट गया, किते कोई हार्ट अटैक हो गया जां कोई पुलिस वाले दे सੱਟ ਵੱਜੀ हैगे तां अपनी है सारे। सो असी कोई चाहुंदे नहीं कि जान माल दी किसी भी किस्म दी नुकसान होवे। उही मंगां उत्थे जाके भी तां यही कमेटी नूं मिलना सी, असी वो कमेटी भी इत्थे बुला ली। सो अगे वास्ते स्कोप रखा गया कि अगलियां मीटिंगां होणगियां। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में विरोध कर रहे किसानों की क्या मांगे हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। किसान संगठनों की प्रमुख मांग है
कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान और खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो और पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए। लखीमपुर केरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। नकली खाद, बीज, दवाइयां बनाने वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। तो ये वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच किसानों के दिल्ली कूच अभियान को देखते हुए हरियाणा के बॉर्डरों पर तैयारी शुरू कर दी गई है। किसान प्रदर्शन के दौरान किसी भी हालात में दिल्ली तक न पहुंचे, इसके लिए जगह जगह नुकीले तार, बड़े बड़े पत्थर, रेत के कट्टे रखे जा रहे हैं। हमने जो किसान जथेबंदियां हैं उनको नोटिसेस हमने दिए हैं कि वो परमिशन के लिए अप्लाई करें, और अगर उनको दिल्ली और हरियाणा में किसी तरीके के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती और फिर भी उसके बावजूद अगर वो किसी जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के नाकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उस सूरत में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब ये देखना होगा क्या केंद्र सरकार 13 फरवरी से पहले किसानों की मांगों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि चुनावी माहौल में किसानों का दिल्ली कूच उसके लिए मुसीबतों का सबब बन सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली कूच से पहले ही किसान संगठनों में फूट की बड़ी चिंगारी नजर आ रही है। बीकेयू किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि कुछ नेता अपने आप को बड़ा हीरो बनने के लिए और बनाने के लिए भोले भाले किसानों को बरगला रहे हैं और बहला फुसलाकर दिल्ली ले जाने की कोशिश में हैं। एमएसपी को लेकर 13 फरवरी को किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर बिगुल बज चुका है और 13 फरवरी को किसान दिल्ली जाएंगे। इसको लेकर जहां पर हरियाणा में अलग अलग जिलों में जिला पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया है, वहीं किसान भी घर घर जाकर किसानों को दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। इसी बीच कुछ किसान जत्थेबंदियां ऐसी भी हैं जिन्होंने इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है। हमारे साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उनसे बात करते हैं। चढ़ूनी जी, दिल्ली चलो की बात हो रही है, लेकिन आप जो है इस आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, हम दूरी नहीं बनाए हुए, हमें दूर रखा हुआ है। जब इस आंदोलन की करने की बात की है तब सभी संगठनों को बुला के मीटिंग करनी चाहिए थी। जो मीटिंग नहीं की है, ना किसी से पूछा है और हमारे से तो बिल्कुल ही नहीं पूछा है, क्योंकि हमें तो जब पंजाब में चुनाव था तब एसकेएम से भी बाहर कर दिया था और अब इसमें एसकेएम भी शामिल नहीं है। अब तो इन्होंने एक और नया ग्रुप बनाया है जिसको राजनीतिक एसकेएम बोलते हैं, तो उनका ये प्रोग्राम है और हमें इसमें ना तो न्योता दिया गया है, ना हमारे से राय ली गई है, ना हमें बुलाया गया है। और बिना बुलाया कहीं जाना नहीं चाहिए। बिना बुलाए जाके अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमें तो वो अगले ये कहेंगे हमने कब बुलाया था आपको, इसलिए बिना बुलाए तो कहीं नहीं जा सकते। यही कारण है कि बैरिकेड तोड़ जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो दूर है पूरे सीन से। नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हम दूर नहीं है, हमें दूर कर दिया गया है। हम दूर नहीं है, हम कोई किसानों की लड़ाई से पीछे नहीं हटते, लेकिन कोई अपना आप को हीरो बनने के लिए अगर कोई आंदोलन करे बिना पूछ, हाँ जी मैं ही करूँगा, तो फिर वो कर ले, हमें उस पर कोई तराज थोड़ा ही है। चलो चढ़ूनी जी, अब आप बिना लाग लपेट के सीधा सीधा ये बता दें कि इस आंदोलन को कौन खड़ा कर रहा है, खुलकर बताएं आज हमारे चैनल पर कि कौन इसे खड़ा कर रहा है, इसके पीछे राज क्या है? नहीं, मैंने ना तो कभी छुपाया है कुछ, ना कोई राज की बात इसमें है। इसमें जो डल्लेवाल और उसका ग्रुप था, उन्होंने पीछे एसकेएम से दूरी बना ली थी, एक वो ग्रुप है, और दूसरा एक और जो एसकेएम राजनीतिक बना है, उसमें पंजाब के 2-3-4 ग्रुप हैं उसमें, तो वो है। और उसमें कुछ उनके हरियाणा के साथी हैं, वो हैं, और शायद कुछ एक राजस्थान से भी है रणजीत राजू, और कुछ यूपी से होंगे, बाकी दूसरे स्टेटों का मेरे को नहीं पता कौन है। लेकिन मुख्य जो उठाने वाले हैं वो पंजाब वाले, एक तो डल्लेवाल ग्रुप है और एक दूसरा जो राजनीतिक एसकेएम बना है वो है।
मुख्य रूप से उठाने वाले वो हैं। क्या लगता है कारण क्या है? एक बार फिर इस तरीके से आपने बताया कि कोई मतलब नहीं था, लेकिन कारण क्या लगता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सारे संगठनों की मीटिंग बुलाते, सारे संगठनों की राय से सभी संगठन एकजुट होकर आंदोलन करते, क्योंकि हमारा मुद्दों पे तो हम सहमत है ना कि एक मुद्दे पर मैं भी गलत मानता हूं, दूसरा भी, तीसरा भी, पांचवा भी, सब गलत मानते हैं। हम मुद्दों पे आधारित तो अब भी इकट्ठे हो सकते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुद्दों पे आधारित भी इकट्ठा होना नहीं चाहा। उनके मन में ये आ गया कि तुम अगर उठाओगे तो तुम बड़े हीरो बन जाओगे, दूसरे छोटे हो जाएंगे, और हो सकता है वो इसमें कामयाब भी हो जाएं। लेकिन बदनीयती से आंदोलन कभी नहीं लड़ना चाहिए, लोगों का बेवकूफ कभी नहीं बनाना चाहिए। तो किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली से लेकर पंजाब तक फुल एक्शन देखने को मिल रहा है। पंजाब में आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ गांवों में मोर्चा निकाला जा रहा है ताकि आंदोलन के लिए किसानों को प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा गांव में घूम घूम कर राशन का सामान भी इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं कुछ किसान ट्रॉलियों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसमें सामान रखने के अलावा रहा भी जा सके। किसानों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि होने वाले इस कूच के लिए तकरीबन हर गांव से 5 से 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने नगर निगम ऑफिस के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने ऑफिस के बाहर बैठकर बुद्धि शुद्धि महाहवन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी के 5 नेताओं को सद्बुद्धि देने की कामना की है। यूथ कांग्रेस के नेता पिछले कुछ दिनों से लगातार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर नए नए अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। देखिए आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की यह खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम में जहां चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था, उसी बिल्डिंग के ठीक सामने आज चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस एक प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट नहीं, दरअसल इसे बुद्धि शुद्धि महायज्ञ का नाम दिया है। पंडित जी यहाँ पर बैठे हैं, पूरे विधि विधान से यहाँ पर सारी चीजें इकट्ठा की गई हैं, बाकायदा हवन किया जा रहा है। मनोज लुबाना, क्यों हवन कर रहे हैं आप? हवन इसलिए कर रहे हैं, जो इन लोगों ने 30 तारीख को मेयर इलेक्शन में धांधली की है, उसके कारण ये 5 लोग कल्प्रिट हैं इसके, तो इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज ये यज्ञ कराया जा रहा है। हमने धरना प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया, मुंह पे कालिश भी लगाई, पर इन लोगों को शर्म नहीं आई। आज अलग तरीके से भगवान से अरदास कर रहे हैं कि इनको थोड़ी अकल आए। जो इन्होंने चंडीगढ़ का हाल कराया, हम लोगों को शर्म ना किया है पूरे देश में, इसके लिए आज हमारे चंडीगढ़ का इन्होंने नाम नीचा किया है। तो इन 5 लोगों के लिए आज हम बुद्धि शुद्धि के लिए अब तो ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी है, इसके बाद ही हवन की जरूरत क्यों है? सर, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना अन्याय करते हैं, हम लोगों के वो हैं, तो हमें लोगों की आवाज उठानी है अलग अलग तरीके से, क्योंकि हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों की आवाज उठाए, क्योंकि लोगों की लोकतंत्र की हत्या हुई है, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा ये हवन किया जा रहा है, बाकायदा विधि विधान से पंडित यहाँ पर बैठा है। कुल मिलाकर एक तरफ ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में है, तो दूसरी तरफ इस मामले पर राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी की बढ़ती हुई वारदातों के बीच अमृतसर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने तस्करी से जुड़े एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो विदेश में बैठे गैंगस्टर्स के इशारों पर पंजाब में तस्करी के काम को अंजाम देते थे। पंजाब में ड्रग्स और हथियार तस्करों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो बड़े पैमाने पर पंजाब के अलग अलग जिलों में तस्करी का काम करते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 10 पिस्टल और 1 राइफल भी बरामद किया। इसके अलावा पकड़े गए सभी आरोपियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच है और सभी अमृतसर और तरन तारण के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक इन तस्करों की तलाश पिछले कई दिनों से चल रही थी। ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਰਨਿੰਗ ਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 7 ਅਕਿਊਜ਼ ਫੜੇ ਨੇ ਔਰ 11 ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, 10 ਪਿਸਟਲ ਨੇ .32 ਬੋਰ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਰਲ 12 ਬੋਰ ਗਨ है। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए सभी आरोपियों का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है।
जांच में पता चला है कि पकड़े गए आरोपी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बैठे गैंगस्टरों के संपर्क में थे और उन्हीं के इशारों पर पंजाब में हथियारों की सप्लाई करने का काम करते थे। इसके अलावा ये लोग गैंगस्टरों से बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिसके चलते इन्हें ट्रेस कर पाना मुश्किल हो रहा था। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਤਿਕ ਰੈਲੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਨਾਲ ਮਹਾਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੌਇਡ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਔਰ ਇੱਕ US ਬੇਸਡ ਹੋਰ ਫਿਗਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ CIA 1 ਤੇ CIA 2 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ने। पुलिस की ये सफलता गैंगस्टरों और तस्करों के नेक्सस पर एक बड़ी चोट है। गुरुवार को ही जालंधर में सिटी पुलिस की स्पेशल टीम ने लॉरेंस बिश्नोई के 8 साथियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से 3 पिस्टल, 10 कारतूस और गाड़ियां भी बरामद हुई थी। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन क्या असलियत में मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं? देखिए अमृतसर से संवाददाता अमित शर्मा की यह खास रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पैसा उन्होंने 4 महीने तो नहीं मिले। हालांकि वो हर रोज़ काम पर जाते हैं, काम तो घर चाहते हैं, लेकिन उस तो बाद उधारे पैसे फड़ के अपना गुजारा करने को मजबूर है। सो वो लोग नौजवानों नाल भी गल करांगे। सब तो पहला आम आदमी क्लिनिक तुहानूं दिखाउण दी जरूर तस्वीरां जरूर दिखावांगे। ਜਿਹੜੇ आम आदमी क्लिनिक पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के लोगों लिए खोले गए हैं, वो क्लिनिक है जिथे हर रोज़ कई लोग अपना इलाज करान इस क्लिनिक के अंदर आते हैं, लेकिन इस क्लिनिक के जोड़े लोग काम करते हैं उन्हों की तनख्वाहां नहीं मिलदियां। फिर लोग अपना गुजारा किवें करते, नौजवान अपना गुजारा किवें करते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी सरकार ने जरूर घट करने की कोशिश की है, लेकिन बेरोज़गारी घट करने दे नाल उन्होंने पैसा भी जरूरी है। सो नौजवान साडे नाल मौजूद है। भाजी किन्नी देर हो गई तुहानूं काम करदे ते की हालात है? सर 3 महीने वो ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਵੀਪਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਆਈ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਲਰੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ 20 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 22 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਨੂੰ, 28 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਸਰ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ? ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ NHM ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਦਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 300 ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 300 ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ।
हिमाचल में वैसे अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है ये जगह, लेकिन बर्फबारी और माइनस तापमान के बीच यहाँ की खूबसूरती और ज़्यादा निखर जाती है। मनाली में इन दिनों आर्कटिक और ग्रीनलैंड की तर्ज पर करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से आशियाने बनाए गए हैं, जहाँ सैलानी -13 डिग्री में अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। ये मनमोहक नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित कर रहा है और ये शानदार तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। आर्कटिक और ग्रीनलैंड की तर्ज पर यहाँ पर बर्फ से आशियाने बनाए गए हैं, यानी इग्लू हाउस, जो पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। माइनस तापमान में बर्फ के इस घर में पर्यटक ठहरने का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली के सेथन गांव में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ को काटकर ये इग्लू हाउस बनाए गए हैं और बर्फ के इन आशियानों में पर्यटक -13 डिग्री तापमान में अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि बाहर जैसे हवा चल रही है, यहाँ पे हवा नहीं आ रही है एंड उसके वजह से मेनली आई थिंक हम लोग को ये कम जो टेम्परेचर उतना लो महसूस नहीं हो रही है, तो काफ़ी कोजी है एंड कंफर्टेबल है। मैं जब अंदर गया तो मुझे जैकेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मुझे उतारनी पड़ गई, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इससे पहले तो इग्लू के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, देखा था कि वहाँ बाहर कहीं फॉरेन में इग्लूज होते थे, बट इंडिया में ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट जो लेके आए हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है और बाकी टूरिस्ट भी आके इसको एंजॉय कर सकते हैं। इन हसीन वादियों के बीच बर्फ के बने इन घरों में आकर रहने का लुत्फ उठाने वालों को यहाँ हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। मनोरंजन के लिए स्कीइंग और ट्यूब राइडिंग जैसे इंतजाम है, तो रहने खाने से लेकर उनके लिए आग तक की व्यवस्था है। बर्फ अपने आप में एक नेचुरल इंसुलेटर है, तो और इसकी दीवार लगभग 1.5 फीट चौड़ी है, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता है। एक बार दरवाज़ा बंद कर दिया तो बिल्कुल अंदर मतलब आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगा, बाहर की आवाज़ अंदर, इसलिए गर्म रहता है। और साथ में हम लोग स्लीपिंग बैग्स देते हैं, काफ़ी हैवी स्लीपिंग बैग्स है, इनर थर्मल है, फिर हॉट वाटर बैग दे रहे हैं, तो वो काफ़ी हो जाता है। एक इग्लू हाउस बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगता है। करीब 8 मजदूर मिलकर इसे तैयार करते हैं और फिर ये इग्लू हाउस पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जो यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। मनाली के जब जैसे मनाली में इग्लू बन गए हैं तो उस हिसाब से टूरिज़्म बढ़ रहा है, नए युवक उनके लिए नए अवसर मिल रहे हैं रोज़गार के। जब से इग्लू बन गए तो लोग विंटर में भी स्पेशली आ रहे हैं मनाली और इग्लू का भी मज़ा ले रहे हैं और साथ में मनाली का जो व्यवसाय है टूरिज़्म वाला, तो ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बर्फबारी के बाद मनाली में सफेद चादर बिछी हुई है। यहाँ 4 से 5 फीट बर्फ जमी है, अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही है और इन सब के बीच ये इग्लू हाउस पर्यटकों को यहाँ खूब आकर्षित कर रहे हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी के साथ आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।